स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नेम है यूट्राइन फाइब्राइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन इसकी करूँ यूट्राइन फाइब्राइड्स की, तो ये क्या होते हैं बेटा? ये जो है मायोमीट्रियम के अंदर जो है हमारे जो यूट्रस की 3 लेयर्स होती है ना, एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम और देन पेरीमीट्रियम। इसमें क्या होता है, जो यूट्रस की जो मायोमीट्रियम है उसके अंदर एबनॉर्मल सी ग्रोथ्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और यूट्राइन की जो मायोमीट्रियम है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ तो ये किससे बनी हुई होती है? ये होती है स्मूथ मसल फाइबर से। ठीक है, स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। और इसी स्मूथ मसल वाली लेयर जिसको हम क्या कह रहे हैं, मायोमीट्रियम, इसके अंदर जो है हमारे पास ग्रोथ बनना स्टार्ट हो जाती है। इसको हम कहते हैं यूट्राइन फाइब्राइड्स बेटे। इसका दूसरा नाम अगर मैं बताऊं तो ये लियोमायोमा, इसको हम कहते हैं। यूट्राइन फाइब्राइड्स भी कहते हैं और लियोमायोमा भी कहते हैं। और ये किस तरह से कि इसकी जो यूट्रस की एंडोमीट्रियम के बाद वाली जो लेयर होती है मायोमीट्रियम, उसके अंदर एक अबनॉर्मल सी ग्रोथ बनना स्टार्ट हो जाती है। इसको हम कहते हैं यूट्राइन फाइब्राइड्स। ठीक हो गया, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो सेकंड पे हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन। ये बेटे 3 तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो है सब म्यूकोजल फाइब्राइड्स होते हैं। सब म्यूकोजल फाइब्राइड्स मतलब जो कि बिल्कुल सुपरफिशियली होते हैं, मायोमीट्रियम की लेयर के बिल्कुल करीब करीब पड़े हुए होते हैं। इसको कहते हैं हम सब म्यूकोजल फाइब्राइड्स। ठीक है, ये ज़्यादा डीप नहीं होते, सुपरफिशियली पड़े हुए होते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो है इसकी है वो है इंट्राम्यूरल टाइप। इंट्राम्यूरल मतलब दरमियान में। ये जो है यूट्रस की जो मायोमीट्रियम की लेयर है ना, उसके दरमियान में ही होते हैं। ठीक है, ये डीप होते हैं थोड़े से। उसके बाद सब सिरोजल लेयर है, ये सिरोसा जो है सीरस लेयर के है उसके नीचे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो फोर्थ टाइप है वो है सर्वाइकल फाइब्राइड्स, मतलब जो यूट्रस के नीचे जो सर्विक्स है, कुछ इधर भी ग्रोथ यहाँ तक अगर आ जाए तो इसको कहते हैं हम सर्वाइकल फाइब्राइड्स। ठीक हो गया, ये इसकी क्लासिफिकेशन हमने सबसे पहले डेफिनेशन की, देन इसकी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में हमने क्या कहा कि सब म्यूकोजल होते हैं, इंट्राम्यूरल होते हैं, सब सिरोजल होते हैं और सर्वाइकल फाइब्राइड्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं नेचुरल हिस्ट्री की बात करूँ तो वो कहता है कि नेचुरल हिस्ट्री में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फाइब्राइड्स हैं बेटे वो जो है एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होते हैं। एस्ट्रोजन डिपेंडेंट मतलब एस्ट्रोजन इनकी फेवरेट चीज़ है। अगर एस्ट्रोजन बॉडी में ज़्यादा होगा, वो कब ज़्यादा होता है? जब हमारा जो है जब क्या कहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, या वैसे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है नॉर्मली उससे पहले जो है एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है। तो ये क्या करते हैं, ये एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर्स हैं। ये जब एस्ट्रोजन बॉडी में ज़्यादा होता है तब ये जो है इनकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और जब हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होता है, या वो खातून जिनमें मेनोपॉज आ जाता है, जिनमें मेंस्ट्रुअस होते ही नहीं है, उनमें क्या होता है एस्ट्रोजन कम होता है, तो तब ये क्या करते हैं, इनकी ग्रोथ खुद ब खुद ही रिड्यूस हो जाती है। ठीक हो गया, तो हमने क्या कहा, ये बिनाइन ट्यूमर्स हैं यूट्रस के। और किससे बने हुए होते हैं? स्मूथ मसल से बने हुए होते हैं। और कहाँ पे एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर्स हैं? जब बॉडी में एस्ट्रोजन ज़्यादा हो तो इनकी ग्रोथ खुद ब खुद ज़्यादा हो जाती है, और जब बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो तो इनकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो क्या, जब जो मीनोपॉज खातून होती हैं जिनमें मेंसेस अब्सेंट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, ये ट्यूमर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए कि मीनोपॉज वाली खातून में फाइब्राइड्स नहीं होगी, उसके अलावा कोई और मसला उसमें हो सकता है। उनमें जो है मोस्टली जो है यूट्रस का कैंसर बहुत ज़्यादा हो सकता है। मीनोपाज अगर सिनेरियो में जिक्र हो कि एक खातून है, उसको मीनोपाज है और 65 ईयर ओल्ड है, बहुत ज़्यादा मतलब एज है उसकी, तो देन हम कैंसर के बारे में सोच सकते हैं, हम फाइब्राइड के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर नेचुरल हिस्ट्री में बात करूँ तो उसने बताया हुआ है कि 3 तरह की जो है हमारे पास इसकी जो है 3 तरह की जो है हमारे पास डीजनरेशंस होती हैं इसमें नेचुरल हिस्ट्री में। एक होती है रेड, ठीक है, सेकंड होती है हाइलीन टाइप, हाइलीन टाइप डीजनरेशन होती है, एंड थर्ड जो है वो है सिस्टिक डीजनरेशन। अच्छा, हाइलीन टाइप डीजनरेशन में क्या होता है, इसमें जो बेटे है नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है और हेमरेज होना शुरू हो जाता है। नेक्रोसिस और हेमरेज जब होता है बॉडी में उस वाली जगह पे, तो क्या होता है, नेक्रोसिस और हेमरेज की वजह से ये जो फाइब्राइड्स है वो टिपिकली प्रेजेंट होते हैं किधर, जब हमारे पास जो है मिड सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का चल रहा हो, और उसमें क्या होता है हमारे पास एक्यूट पेन होता है, और मिड सेकेंड ट्राइमेस्टर और प्रेगनेंसी के दौरान ये जो है नेक्रोसिस और हेमरेज वगैरह शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो हाइलीन टाइप है ये बेटे होती है एसिम्प्टोमेटिक टाइप है। इसमें उसने बताया हुआ कि सिंपल जो है लिक्विफेक्शन होती है और सॉफ्टनिंग हो जाती है फाइब्राइड की। ठीक है, फाइब्राइड सॉफ्ट होगा और उसकी लिक्विफेक्शन होगी, ये कोई इतनी ज़्यादा टाइप इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद सिस्टिक में उसने बताया हुआ है कि ये भी एसिम्प्टोमेटिक टाइप है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो है हमारी बॉडी में जो है सिस्टिक स्पेसिस बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उनमें सेंट्रल नेक्रोसिस होता है और सिस्टिक स्पेसिस बनना शुरू हो जाती हैं। तो 3 तरह की डिजनरेशन होगी, कौन सी? रेड टाइप, ठीक है, हाइलीन टाइप एंड सिस्टिक। रेड में हमने क्या कहा, नेक्रोसिस हो रही है और हेमरेज हो रहा है, और ये सिम्प्टोमेटिक टाइप है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन हो रहा होता है। हाइलीन में हमने कहा कि एसिम्प्टोमेटिक टाइप है, इसमें क्या है, इसमें लिक्विफेक्शन हो रही है, फाइब्रोसिस हो रहा है। और सिस्टिक टाइप में हमने क्या कहा कि इसमें जो है सिस्ट बन रही हैं और क्या
सिस्ट बनने के साथ साथ जो है सेंट्रल नेक्रोसिस हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं कि जिनसे वुमेन जो है वो प्रेजेंट कर रही होती है। इसमें सबसे पहला जो क्लिनिकल फीचर होगा बेटे वो होगा एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ आ सकती है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ आ सकती है पेशेंट, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ आ सकती है। ये तीनों चीज़ें जो है एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं, क्लिनिकल फीचर हो गया इसका सबसे पहला। दूसरा जो है सब फर्टिलिटी के साथ आ सकती है वुमेन, ठीक हो गया सब फर्टिलिटी। तीसरा जो है प्रेशर और पेन होगा, उसको पेन के साथ आएगी, प्रेशर प्रेशर एंड पेन के साथ आएगी। देन जो है हमारे पास आएगी कि ब्लैडर या बाउल उसका डिसफंक्शन, इस कंप्लेन के साथ भी आ सकती है ब्लैडर एंड बाउल डिसफंक्शन, ठीक हो गया ब्लैडर एंड बाउल डिसफंक्शन। तो इसके साथ जो है बेटे ये वुमेन जो है के बेटे ब्लैडर एंड बाउल डिसफंक्शन के साथ जो है पेशेंट जो है वो आएगी। उसके बाद जो है जो नेक्स्ट उसकी कंप्लेन होगी वो होगी एब्नॉर्मल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, मतलब उसका जो एब्डोमेन होगा वो डिस्टेंड हुआ होगा, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ भी कंप्लेन आ सकती है। और मैंने ब्लैडर और बाउल डिस्फंक्शन आपको बता दिया। उसके बाद जो है उसकी जो है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, ये भी एक कंप्लेन हो सकती है, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। उसमें जो है प्रेगनेंसी बार बार उसकी जो है लॉस हो रही होगी। अच्छा, उसके बाद जो है रिप्रोडक्टिव फेलियर होगा उसमें। तो ये सारी बेटे क्या है इसके क्लिनिकल फीचर्स है। रिप्रोडक्टिव फेलियर हो गया, सब फर्टिलिटी हो गया, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो गई, उसके अलावा सब फर्टिलिटी हो गया, बल्क इफेक्ट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं पेल्विस के करीब करीब जो पड़े हुए होते हैं उनके ऊपर भी एक बल्क सा इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ आएगी। तो ये सारे बेटे इसके क्लिनिकल फीचर्स हो गए। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो डायग्नोसिस हम किस तरह से बनाएंगे। डायग्नोसिस हम जो है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले तो डायग्नोसिस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमने उसकी जो है हिस्ट्री लेनी है, उसके जनरल एग्जामिनेशन करना है। जब हम जनरल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, हमने साइंस ऑफ एनीमिया देखने हैं। साइंस ऑफ एनीमिया देखने के बाद जो है हम उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, कोई देखेंगे पलपेट वगैरह करके कोई मास वगैरह तो नहीं है, और ये सारी चीज़ें। उसके बाद डायग्नोसिस में अगर मैं बात करूँ तो हम जो है सबसे पहले जो डायग्नोसिस में हम ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करवा सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा, या ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड स्कैन भी करवा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत इफेक्टिव होती हैं और इससे जो है ना हम फाइब्राइड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो अगर मैं दूसरी इसमें डायग्नोसिस में बात करूँ तो सिस करवा सकते हैं। सिस क्या है, इसको कहते हैं, हम कहते हैं सिलाइन इन्फियन सोनो हिस्टेरोग्राफी, ठीक है, सिलाइन इन्फियन सोनो हिस्टेरोग्राफी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हम लेप्रोस, ये भी एक तरह का एब्डोमिनल या अल्ट्रासाउंड ही है। इसमें क्या हम सलाइन बॉडी में इंसर्ट करके फिर जो है हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें बेटे एमआरआई भी हम करवा सकते हैं, ये भी कुछ हद तक इफेक्टिव होती है, हमें ये फाइब्रॉइड्स वगैरह का पता चल इससे हम कर सकते हैं। तो क्या क्या हमने पढ़ा डायग्नोसिस में, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करवा सकते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करवा सकते हैं, सीस करवा सकते हैं, सलाइन इन्फियन सोनो हिस्टेरोग्राफी, उसके अलावा एमआरआई करवा सकते हैं। ओके जी, हम पढ़ रहे थे कि हमने क्या क्या डायग्नोसिस बनाने के लिए हमने सबसे पहले उससे हिस्ट्री ली, हमने क्या देखे, साइंस ऑफ एनीमिया देखे, हमने कॉम्बिनेशन की उसकी पेल्विक और एब्डोमिनल। उसके अलावा जो हमने डायग्नोसिस में सबसे पहले क्या करवाया, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन, देन एब्डोमिनल स्कैन करवाया, फिर हमने सिस करवाई, फिर हमने एमआरआई करवाई। तो ये सारी चीज़ें बेटे इसकी डायग्नोसिस में। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट, हमने किस तरह से मैनेजमेंट करनी है और क्या क्या हमने जो ट्रीटमेंट ऑप्शन करने हैं। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट में दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, एक होता है मेडिकल और दूसरा होता है सर्जिकल। अब मेडिकल ट्रीटमेंट में हम क्या क्या करवाएंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट में मैंने आपको पहले बताया कि जो फाइब्राइड्स हैं ये एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होते हैं। जब एस्ट्रोजन ज़्यादा हो बॉडी में तो इनकी ग्रोथ खुद ब खुद स्टार्ट होना शुरू हो जाती है और ज़्यादा होती है। जब एस्ट्रोजन कम हो तो ये कम हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, कहता है कि अगर हम एक पेशेंट है उसको कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है या हम उसको ये दे दें तो ये कुछ हद तक इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं ये क्या करवा रहे होते हैं, ये एस्ट्रोजन को ज़्यादा करवा रहे होते हैं, ये एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो इनसे क्या होता है कि चांसेस हो सकते हैं कि ज़्यादा उसमें हो जाए। तो हम ये LNG IUS सिस्टम जो हमने पढ़ा था ये भी हम कुछ हद तक इसमें इफेक्टिव नहीं होता, ये भी ग्रोथ को इंक्रीज़ करवा सकता है। उसके अलावा जो है अगर मेडिकल ट्रीटमेंट में GnRH एगोनिस्ट जो है ये इफेक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स या LNG IUS सिस्टम। तो हम क्या देते हैं, हम GnRH एगोनिस्ट देते हैं। ये क्या करवाते हैं, ये डाउन रेगुलेट करवा रहे होते हैं पिट्यूटरी की रेगुलेशंस को, ठीक है, पिट्यूटरी की सिक्रीशंस को ये डाउन रेगुलेट करवा देते हैं। जब डाउन रेगुलेट पिट्यूटरी को करवा रहे होते हैं तो ये क्या
इसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे पास ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ तो वो कहता है अगर ज़्यादा जो है GnRH, अगर एक खातून है वो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक GnRH एगोनिस्ट अगर उसको देना शुरू हो जाए तो क्या करवा देगी, इसका साइड इफेक्ट जो है वो ऑस्टियोप्रोसिस होता है। तो हम ये भी अवॉइड करते हैं, मोस्टली ऑस्टियोप्रोसिस करवा सकती है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देते, शॉर्ट टाइम के लिए हम दे सकते हैं। उसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, फाइब्राइड हमने कहा कि एक बिनाइन सी ट्यूमर बन गया, तो मोस्टली क्या करते हैं हम, मिनिमल इन्वेसिव हिस्टेरोस्कोपी करते हैं। तो मिनिमल इन्वेसिव हिस्टेरोस्कोपिक ये भी कुछ हद तक जो है इफेक्टिव होती है। उसके बाद जो है सेकंड हम क्या कर देते हैं, हम मायोमेक्टमी कर देते हैं। हमने कहा ना कि मायोमेट्रियम के अंदर ट्यूमर बन रहा है या ग्रोथ बन रही है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो यूट्रस की मायोमेट्रियम है उसको हम उस वो लेयर को रिमूव करके उसकी ग्रोथ को भी रिमूव कर देंगे। अच्छा, इन केस अगर मायोमेक्टमी इफेक्टिव नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा फाइब्राइड लार्ज हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, तो देन हम क्या कर देंगे, हम यूट्रस ही रिमूव कर सकते हैं। हिस्टेरेक्टमी जो है ये एक अच्छा प्रोसीजर है। उसके अलावा अगर रेडियोलॉजिकल एग्जाम ट्रीटमेंट की मैं बात करूँ तो UAE, इसको क्या कहते हैं, एम्बलाइकल आर्टरी एम्बोलाइजेशन, ये भी जो है कुछ हद तक इफेक्टिव है। बट इतना जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है वो मायोमेक्टमी या हिस्टेरेक्टमी है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हो गया, मेडिकल भी हो गया, मैनेजमेंट भी हमने देख ली। एक दो मैं बुक से भी आपको रीड करवा देती हूँ। तो फाइब्राइड्स उसने ये बताया हुआ है कि फाइब्राइड्स क्या होते हैं, बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर किस चीज़ का, इसको हम क्या कहते हैं, लियोमायोमा भी कहते हैं। फिर्म होता है, वेल डिमार्केटेड है, इसकी ग्रॉस अपीयरेंस में अगर हम देखें तो। और उसने इस बाद सिम्टम्स बताए हुए हैं। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स उसने बताया कि ओबीज या नलीपेरस वुमेन जो है उनमें बहुत ज़्यादा, जिन खातून में फैमिली हिस्ट्री हो तो उनमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये जो है साइज़ में इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज हो जाते हैं आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। अच्छा, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ आएगी, रिप्रोडक्टिव फेलियर होगा वुमेन को, सब फर्टिलिटी के साथ आएगी, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होगा, प्रेशर पेन के साथ आएगी, ब्लड एंड बॉल डिस्फंक्शन होगा, उसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रही है। अच्छा, फेब्राइड नेचुरल हिस्ट्री में क्या है, फेब्राइड्स जो है वो बिनाइन ट्यूमर है, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है ट्यूमर्स, जो कि इनलार्ज हो जाते हैं खुद ही प्रेगनेंसी में, और फिर श्रिंक हो जाते हैं जब मीनोपॉज आता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ख़त्म होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसने बताया हुआ कि 3 तरह की डिजनरेशन है, रेड है, हाइलीन है, सिस्टिक। रेड में उसने बताया हुआ कि हेमरेज या नेक्रोसिस हो सकता है, हाइलीन एसिम्टोमेटिक है, सॉफ्टनिंग हो रही है, लिकोफेक्शन हो रही है। फाइब्राइड के सिस्टिक में क्या एसिम्टोमेटिक है, सेंट्रल नेक्रोसिस हो रही है, सिस्टिक स्पेसेस बन रही हैं। अच्छा, उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स भी है बेटे, यही हो गया कि जिसमें हमने सिम्टम्स वगैरह डिस्कस किए, ये सारे उसने यही बताए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है, जिसमें हमने क्या देखने हैं, साइंस ऑफ एनीमिया देखने हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे। हम जो है देखेंगे कि टेंडर है, नॉन टेंडर है, फिर है, स्मूथ है, इरेगुलर है, सारी डायग्नोसिस में उसने बताया हुआ है कि हम क्या करवा सकते हैं, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करवा सकते हैं, ये इससे भी हमें डिटेक्ट हो सकते हैं। ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करवा सकते हैं, सिस करवा सकते हैं, हिस्टेरोस्कोपी करवा सकते हैं, MRI करवा सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में उसने बताया हुआ है कि अगर हम वुमेन जो है वो कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, कंबाइंड ओरल या LNG या US सिस्टम हमने उसके अंदर इंसर्ट करवाया हुआ है कोई भी इस तरह का, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि ये क्या करवा देते हैं, ग्रोथ को इंक्रीज करवा सकते हैं। उसके अलावा जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, ओनली इफेक्टिव जो है GnRH एगोनिस्ट है, जिसमें मैंने बताया कि वो इंड्यूस करवा रहे होते हैं मीनोपॉजल स्टेट को और डाउन रेगुलेट करवा रहे होते हैं पिट्यूटरी सेक्रेशंस को। उसके अलावा जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट में उसने बताया हुआ है कि हम क्या करवा सकते हैं, मिनिमली इन्वेसिव हिस्टेरोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं। इसमें जो है हम फाइब्राइड वगैरह पोलिप जो भी है उसको कट कर देंगे। उसके अलावा जो है मायोमेक्टमी कर सकते हैं, ये भी कुछ हद तक इफेक्टिव है। अच्छा, उसके अलावा जो हिस्टेरेक्टमी एंड मायोमेक्टमी, ये भी सबसे जो अच्छा ट्रीटमेंट है वो हिस्टेरेक्टमी है। उसके अलावा रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अगर मैं बात करूँ तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन जो है एक टेक्निक है, उससे जो है हम ये भी उससे भी जो है हम रिमूव कर सकते हैं। तो बेटे ये सारी हमने पढ़ ली, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू।